हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर इन फोकस ऑन एमए टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और दूसरी खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं यहाँ से। और ये दुनिया का वाहिद चैनल है जो लाइव ब्रॉडकास्ट करता है इस मुद्दे के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 5 मार्च को एक बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है, जो कि चौथी बड़ी जनरल स्ट्राइक है और मुजाहरे और ये सारा कुछ होने जा रहा है। लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास आटा नहीं है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मुजाहरे जो है वो बदस्तूर जारी हैं और धरने भी जारी हैं। तो इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि मोदी जी जो है वो आज जम्मू पहुंचे हैं और उन्होंने जम्मू में तकरीर की है, लोगों से बातचीत की है और उन लोगों के जो बातचीत है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी दिखाई है और दिखाया है कि किस तरह से वहां पे लोकल सतह के ऊपर जो है वो लोगों की जिंदगी के हालात में बेहतरी आई है। किस तरह देहातों तक की औरतें जो हैं वो छोटा मोटा लोन लेके उन्होंने कारोबार शुरू किया और आज वो लखपति बन गई हैं एक छोटे से अरसे में। और किस तरह डेवलपमेंट हो रही है। कई कई ऐसे देहात हैं जहाँ पानी नहीं था, तो वहां पे नल से जल की जो है वो उन्होंने पॉलिसी के तहत वहां पानी पहुंचाया है। इसी तरह से जो लोग जंगलों से लकड़ी काट के अपने घर में जला के खाना पकाते थे, वो लोग आज बिजली होने की वजह से और गैस उनको सिलेंडर्स की वजह से जो है उनका कई घंटे और की ना जाना, लकड़ काट लकड़ी को लेके आना वगैरह, वो सारी तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स निचले लेवल पर जो है वो आज मोदी जी की जो यात्रा है उसमें हाईलाइट की गई है। और हम समझ रहे हैं और हमें पता चला है कि अब जम्मू के लिए 58,000 करोड़ का जो है डेवलपमेंट पैकेज जारी किया जा रहा है। 58,000 करोड़ इंडियन रुपीस का पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि 58,000 करोड़ रुपीस जो है इसमें ये इसको समझें कि पाकिस्तानी रुपयों में ये 3.5 गुना बनता है। यानी कि 58,000 करोड़ एक दफा पाकिस्तानी रुपया, 58,000 दूसरी दफा, 58,000 तीसरी दफा और 25,000 करोड़ तीसरी दफा इसको जमा करें, इतनी रकम सिर्फ जो है जम्मू के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे और बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए जो है वो वहाँ ये पैकेज दिया जा रहा है। जाहिर है कि मोदी जी का ये जो विजिट है इससे नजर यही आ रहा है कि ये एक आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन कैंपेन की भी बीजेपी पार्टी की तरफ से एक किस्म की शुरुआत है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत लग रही है कि एक हुक्मरान पार्टी जो है उसने पहले 2019 में वो रुकावटें हटाई जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के रास्ते में थी। उसके बाद फिर वहाँ इतनी बड़ी पैमाने पर डेवलपमेंट हुई। अब जम्मू एयरपोर्ट में नया टर्मिनल जो है उसका भी अप्रूवल हुआ है और गालिबन मोदी जी ने उसका इफ्तिताह भी किया। इसी तरह से बेशुमार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पर। और फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन की वजह से क्या सूरत हाल है। इन दोनों मुद्दों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ आपके जाने पहचाने 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस करने वाले टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर चीफ मेजर जनरल AK सिवाज साहब है। उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका जनरल साहब। मेहरबानी अब्दुल साहब। जनरल साहब, आज तो कड़ाके निकाल दिए हैं मोदी जी ने जम्मू में जाके, और आप देखें कि क्या स्वागत हुआ और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये जगह में तो रोटी नहीं है खाने को। तो आप कैसे देखते हैं जम्मू में ये जो मोदी जी का ये विजिट है, इसकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें प्लीज। थैंक यू। हाँ देखो, ये मिर्जा साहब ये बात तो आपने बड़ी अच्छी बोली। देखो अभी भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और अभी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे। मई तक इलेक्शन होने के चांसेस हैं, अप्रैल मई में। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो मोदी गए थे जम्मू, पहले वो वैली भी जा चुके हैं। तो अब उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर पैकेज दिए हैं वो काबिले तारीफ है। और एक कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है
कि 10 साल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने बहुत कुछ किया, एनडीए गवर्नमेंट ने, मगर जो ज्यादा चेंज आया है वो 2019 के बाद है। वो स्पीड बहुत बड़ी है जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोकेट किया गया है। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप देखें कि जिस प्रकार से 32,000 का पैकेज तो उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ और आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। इसके अंदर अगर आप देखें आईएम भी है, आईआईटी भी है, मेडिकल कॉलेज भी के लिए भी मुकर्रर कर दिया है कहीं ना कहीं। हाँ, 32,000 करोड़ सा। और दूसरा जो जम्मू का एयरपोर्ट है उसको मॉडर्नाइज, माय गॉड, हेल्थ। और आप बहुत अच्छा बात कर रहे थे आप मिर्जा साहब। वो एक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बैठे हुए हैं पीओजे में, वो देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है। तो ये समझना चाहिए, ये बिल्कुल जो डेवलपमेंट का दायरा, डेवलपमेंट की स्पीड बहुत बड़ी है 2019 के बाद। अगर आप देखें, पहली बात तो कि कश्मीर घाटी तक ट्रेन ले जाना ही बड़ा आसान नहीं है। अब जो ट्रेन है वो जम्मू से फिर उधमपुर, उधमपुर से बनिहाल टनल क्रॉस करके वो अनंतनाग, अनंतनाग से आपकी श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला, और वो भी इलेक्ट्रिफाइड होगी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसके अंदर जीरो कार्बन, वाह जी वाह, बिजली से, हाँ, और जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसके। ये बड़े काबिल तारीफ हैं। और आप देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब दी है 1500 के करीब जो जॉब्स का अभी इशू दे दिया उन्होंने उनको, लोगों को। कुछ एक जो औरतें हैं कम से कम 2-3 लाख, वो लखपति दीदी बनाया जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश है कि जब आर्टिकल 370 और 35A हटा नहीं था तो तब कई फैसिलिटी जम्मू एंड कश्मीर में थी नहीं। अब वो रुकावट नहीं रही। अब जिस प्रकार से दूसरी स्टेट के अंदर तरक्की हो रही है वैसी ही तरक्की जम्मू एंड कश्मीर हो रही है, मगर जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पीड है वो ज्यादा तेज है। चाहे वो श्रीनगर में है, कश्मीर घाटी में, यही जम्मू रीजन में, इसी प्रकार से लद्दाख के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज गया है। और मुझे लगता है ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, गिलगित बाल्टिस्तान, उनको भी ये मुझे लगता है दिख रहा है साहब कि यहाँ कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लोग तरक्की हो रही है, एक अमन शांति है। और वहां लोगों को खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं आती 2 घंटे के अलावा, उसके बाद वहां पर पे पेंशन नहीं मिली है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो ये अब आप कंट्रास्ट में देखेंगे तो आपको महसूस होगा जो लोग वहां बैठे हैं कि हमने क्या गलती होगी कि पाकिस्तान ने हमको इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया, हम कितने पीछे रह गए। और भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर है, अमन शांति डेवलपमेंट का दौर लगा है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ एक सालों में, आने वाले 3-4 साल में जो जम्मू और कश्मीर भारत की एक प्रकार से फर्स्ट 3 स्टेट में आ जाएगा, जिस प्रकार से तरक्की और उन्नति हो रही है। क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट का दौर चला है वो काबिल तारीफ है मिर्जा साहब। अच्छा, आज हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमान भी आए। अच्छा, ये वो उस किस्म के मुसलमान नहीं है जो मिडिल क्लास के हैं कि कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए आए हों या उन्होंने कोई बीजेपी का टिकट लेना है। ये आम गांव के, देहात के और शहरों के छोटे लेवल के स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो भी आज आए हैं मोदी साहब के जो पब्लिक मीटिंग उन्होंने की है उसमें। और उन्होंने बताया है कि कैसे मतलब है वहां पे कोई भेदभाव नहीं रखा भारतीय सरकार ने कि हिंदू को ज्यादा देना है लोन और इंटरेस्ट रेट कम रखना है, मुसलमान को लोन जो है वो थोड़ा देना है और उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखना है। बल्कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोन मिल, बड़े आसान किस्तें हैं लोन की और बड़ा लो इंटरेस्ट रेट पे है। कई जगह पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं है, लो इंटरेस्ट लोन्स दिए हैं यूथ को उन्होंने। तो अब इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होंगे, और अगर होने हैं तो ये कब होंगे? जनरल इलेक्शन से पहले होंगे, जनरल इलेक्शन के बाद होंगे, 2024 में होंगे या 2025 में होंगे?
हाँ बिल्कुल। देखो मिर्जा साहब आपने बड़ा अच्छा बोला था कि वहां पर जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सभी आए थे। तो भारत के अंदर ये सच्चाई है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बात करते हैं, भारत की गवर्नमेंट भी बात करती है, तो बात करते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए। इसके अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान, और उसके बाद आपके चाहे जैन हैं, चाहे और कम्युनिटी पारसी है, क्रिश्चियन है, वो सब बराबर है। ये जो भी डेवलपमेंट होता है वो भारतीय के लिए है, उसके अंदर कोई वो नहीं। और ये सच्चाई है कि जम्मू और कश्मीर में जो अब जम्मू का रीजन है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, आप देखें वहां पर जो डेवलपमेंट का दौर चला हुआ वो तो बहुत काबिल तारीफ है। वहां पर गुज्जर हैं, आपको तो जानते ही हो वहां पर किस प्रकार से। और यही नहीं, भारत की जो डिफेंस फोर्सेज में है, ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा मोमदन है। और ये समझना चाहिए, मैं भी जम्मू एंड कश्मीर राइफल से हूं, जो कि पहले स्टेट फोर्सेज थी, और मेरे पास जो मैंने अपनी जो बटालियन कमांड की उसमें भी 25% मोमदन थे। और इसी प्रकार हमें तो उन पे इतना ज्यादा फक्र है, पूरे वो हमारे देश को फक्र है, ये समझना चाहिए। ये एक गलत धारणा फैलाई जाती है पाकिस्तान में कि भारत में कोई भेदभाव किया जाता है। यहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं, यहाँ पर सब बराबर हैं, और जो भी जिसकी काबिलियत है वैसे बनता है। आज मुझे लगता है कि ये चीज सभी देख रहे हैं। आज पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं कि देखो कितना डेवलपमेंट का दौर हो रहा है भारत के अंदर, कैसे लोग खुश हैं, बिल्कुल। सभी आ रहे हैं। तो कोई भेदभाव नहीं है, यही मैं बताना चाहूंगा मिर्जा साहब। ये देश इकट्ठा है, हम भारतीय हैं, और आप वहां बैठे हुए हैं अभी लंदन में, आप हमारा हिस्सा है। तो हमें पता है कि कभी न कभी वो समय दूर नहीं जब आप लोग भारत के अंदर मिलेंगे, और भारत की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी इस चीज को कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो आप बैठ के देश के लिए कर रहे हैं। मिर्जा साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जनरल साहब, चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। अभी तक तो कोई भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही, और आज इमरान खान की पार्टी के 82 लोग जो है वो इंडिपेंडेंट्स, वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं। मेरा ख्याल है जाहिर है पीटीआई ने उनको कहा होगा कि अब आप लोग इस पार्टी में शामिल हो, ताकि पार्लियामेंट के अंदर जाके तो आप रिप्रेजेंट कर सकें एज वन बॉडी। तो लेकिन अभी भी अब तो ज्यादा वो बिलावल भुट्टो साहब तो ज्यादा पर पुर्जे नकार रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही अकड़ गए हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पहले मेरी बातें मानेगी तो फिर हम साथ देंगे। पहले तो कह रहे थे हम कैबिनेट में बैठेंगे, फिर कहते नहीं बैठेंगे, हम बाहर से बैठ के साथ देंगे। अब कह रहे हैं हमारी शर्तें मानेंगे तो साथ देंगे। तो पाकिस्तान का ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, ये तो किसी ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ बिल्कुल। देखो सच्चाई क्या हुआ है मिर्जा साहब, जब से एक प्रकार से लियाकत अली का बयान जो आया, उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बताया कि मैंने खुद रिगिंग कराई है, और 13 पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट हैं, जो 70-80 हजार की वोटों से जीत रहे थे, उनको हरवाया है। तो एक प्रकार से ये साफ पता लग गया आवाम को कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हुई है, रिगिंग हुई है, और इसमें पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, इलेक्शन कमीशन का हाथ है, जुडिशरी का हाथ है। अब ये पूरे के पूरे जो इलेक्शन का एक प्रकार जो मॉरल ग्राउंड था वो लूज हो गया। ये सच्चाई है कि जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, रिगिंग के बाद भी सबसे ज्यादा जो पार्टी निकल के आई है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, बैक्ड बाय पीटीआई 93 हैं, और उसके बाद 75 जो पीएमएलएन के हैं, और चम्मन जो है वो पीपीपी के हैं, और एमक्यूएमपी जो है वो 17 है। अब जिस प्रकार से आर्मी प्रेशर डाल रही है कि आप मिलके एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं, जो कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो होगी क्योंकि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, तो पीएमएलएन और पीपीपी और एमक्यूएमपी, क्योंकि तभी वो 133 से ऊपर जाएंगे, नहीं तो वो जा नहीं रहे। इसलिए मुझे लगता है ये अभी होगा ऐसे। पाकिस्तान की आर्मी की करने की कोशिश कर रही है, मगर पीपीपी जो आपने बहुत सही बताया कि बिलावल भुट्टो जो है वो नहीं चाहते इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनना, वो बाहर से सपोर्ट करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये गवर्नमेंट गिरेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी, इकोनॉमी सिचुएशन बहुत खराब है। अगर हम इसका हिस्सा बन गए तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। हम बाहर से कह सकते हैं हम इसका हिस्सा नहीं थे, तो आगे इलेक्शन होता है तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये तो पीपीपी सोच रही है, मगर इसके साथ साथ
वो ये भी कह रहे हैं कि जो जरदारी साहब हैं उसको आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट में आप हमारी मदद करें। तो बिलावल भुट्टो जो है वो ज्यादा अभी एक प्रकार के तीखे वर्डों से बोल रहे हैं, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और आर्मी के पास इतनी अब स्ट्रॉन्ग पावर नहीं रही जितनी पहले होती थी, मगर फिर भी मुझे लगता है आर्मी चाहेगी कि पीपीपी एक प्रकार से हिस्सा बढ़े गवर्नमेंट का, ना कि बाहर से सपोर्ट करे। अब जो दूसरी तरफ बात चल रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 93 हैं, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो जो 70 रिजर्व सीट होती है, जो 60 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की, उनको वो कोई भी उसका हिस्सा नहीं मिलेगा जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा मिलता है। इसीलिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो उसके अंदर शामिल हो गए। वो जो उनके चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन गौहर खान, उन्होंने ये टाई अप किया है जिससे इनको ये मिल पाए। और वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमें जो कि गवर्नमेंट बनाने का नोता देना चाहिए और हम बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है पाकिस्तान की जो आर्मी और इमरान खान, क्योंकि उनको भी पता है आज की तारीख में कोई भी आगे बढ़ के गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहता, सबको पता है, डर है आगे क्या होगा। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3-4 है। एक ऑप्शन तो यह है कि पीएमएलएन और पीपीपी और एमक्यूएम गवर्नमेंट बनाए, या पीपीपी अंदर से सपोर्ट करे या बाहर से करे। दूसरी जो ऑप्शन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी सुन्नी इत्तेहाद पार्टी में मिल गए हैं उसको इनविटेशन दी जाए और इमरान खान किसी तरीके से गवर्नमेंट बनवाएं, चाहे वो उमर अयूब खान को लगाएं या खुद आए, वो देखना पड़ेगा। तीसरी ऑप्शन ये है कोई यूनिटी गवर्नमेंट बने, सभी को मिला के किया जाए। चौथी जो ऑप्शन ये है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे फौज, वो देखे कि कोई बढ़ा नहीं पाया तो वो खुद एक प्रकार इमरजेंसी डिक्लेयर करके कहे कि इलेक्शन अगले 6 महीने के बाद होंगे, तब तक ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है ये केयर टेकर गवर्नमेंट चलती रहेगी। ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे ज्यादा डर सबको ये लगा हुआ है कि हमें मैंडेट तो मिला नहीं, क्योंकि सबको पता लग गया ये मैंडेट चुराया गया है। पीएमएलएन को भी पता है कि लोगों को पता लग गया है कि भाई हमें तो वोट मिली नहीं, नवाज शरीफ खुद इलेक्शन हार गए थे दोनों जगह से। तो अब कोई भी इतना इच्छा नहीं दिखा रहा गवर्नमेंट बनाने की। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक प्रकार से इकोनॉमी, क्योंकि अभी उनकी इकोनॉमी बिल्कुल गिरने वाली है। इनको अभी दोबारा लोन चाहिए आईएमएफ से 3 बिलियन का। अब वो तो कोई देगा नहीं जिस प्रकार से हालात हैं। दूसरी बात यह है अगर उनको लोन नहीं मिला तो डिफॉल्ट करेंगे, और अगर लोन लेने के लिए उनको सब्सिडी रिड्यूस करनी पड़ेगी, टैक्स का एक पूरे जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो आसान नहीं। तो ये सच्चाई है जो पाकिस्तान की आर्मी ने इस बार भट्टागोल कर दिया। ये इलेक्शन में इन्वॉल्व होकर रिगिंग होने से अब जो क्रेडिबिलिटी थी जो भी बची हुई थी वो बिल्कुल लूज हो गई है। अवाम को पता लग गया है, जिस प्रकार से लियाकत अली आए और उन्होंने बताया है कि उसने जो 13 पे किया, तो सच्चाई ये है कि जो इसको 93 सीटें मिली हैं, 80 से 85 सीटें और हैं जिसके अंदर पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे थे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी है, अब अवाम को ये पता लग गया कि इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये इसीलिए बहुत मुश्किल है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, क्या वो गवर्नमेंट स्टेबल होगी और इकोनॉमी से कैसे निकलेंगे ये बाहर। मिर्जा साहब, ये सबसे बड़ी आज की तारीख में प्रॉब्लम है। और दूसरा एक पॉइंट आता है, क्या पाकिस्तान की आर्मी खुद इसको अभी सिचुएशन को मार्शल लॉ लगा सकती जैसे पहले लगाया था, मुशर्रफ ने लगाया था या याया खान ने लगाया था या अयूब खान ने लगाया था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे। उसकी वजह यह है अब उनको पता लगा एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो अपने काबू में कर लेते हैं, उनको पता इकोनॉमी तो चलेगी नहीं और फिर उनको भी एक प्रकार से क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, अनपॉपुलर हो जाएंगे। और आज उनको पता है कि 18 से 35 साल के जो हैं वो 35% लोग हैं और उन्होंने वोट आपके अगेंस्ट दिया है। आज फौज का इतना दबदबा नहीं है जो पहले था। 9 मई में जब कोर कमांडर के घर में हमला हुआ लाहौर में, उसने दिखा दिया है कि
आज फौज के ऊपर भी लोग उंगली उठा सकते हैं, जो पहले कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं। वो कहते हैं ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई जंग जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं। तो ये दिख रहा है इलेक्शन तो नहीं हारी, मगर अब की बार उसने गड़बड़ करके आज उसको समझ नहीं आ रहा आसिम मुनीर को करे तो करें क्या, कैसे करें, क्या वो पीटीआई को बनाएं, पीटीआई को बनाएं तो इमरान खान को संभालना इतना आसान नहीं होगा। अगर उसको नहीं बनाते तो पीएमएल-एन और पीपीपी में भी खिचड़ी पकी हुई है। बिलावल भुट्टो जो है इतने आसानी से उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। उनको जो फादर हैं आसिफ जरदारी, वो बहुत जरूरत से ज्यादा चालाक हैं। तो ये सिचुएशन एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। अगर कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान इकट्ठा रह पाएगा। अगर ऐसी हालात रही तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे आने वाले समय में। एक तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे लगता है वो भारत के अंदर मिलेंगे जो मिलने चाहिए, वो समय दूर नहीं। मिर्जा साहब, आपने कहा पंजाब भी भारत में मिलेगा, तो पंजाब अगर भारत में मिलता है, नहीं पंजाब नहीं, हाँ नो, बलूचिस्तान भी अलग, पंजाब भी अलग, सिंध भी अलग और खैबर पख्तून भी अलग। पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा, वो पाकिस्तान भारत में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जरूर मिलेंगे और हमारी ये पूरी कोशिश है और हम दिन रात लगे हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कौम परस्त हैं, चाहे वो जिस किस्म की भी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने वाली पार्टियां हैं, वो सब पार्टियां जो है उनके लीडर्स इस वक्त इल्हाक भारत का नारा देने में नाकाम हो चुके हैं और उनके पार्टी लीडरशिप और अवाम के दरमियान एक टूट आ गई है। अवाम कहते हैं कारगिल स्कर्दू रास्ता खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, लेकिन जो लीडरशिप है वो बार बार इस्लामाबाद भागती है। और ये एक क्लासिकल शक्ल है एक ऐसे समाज की जो महकूम है। और हमने अल्जेरियन जो गुलामी फ्रेंच कॉलोनीज में भी ये देखा कि अवाम जो है वो आज़ादी की तरफ जा रही है और जो लीडरशिप होती है वो अपने कॉलोनियल और ये किताब है। तो इस वक्त सवाए नाजरीन तहरीक इत्तेफाक राय, जम्मू कश्मीर तहरीक इत्तेफाक राय के और हमारी पार्टी के और कोई भी इस वक्त जो है वो खुलेआम भारत माता के साथ शामिल होने की बात नहीं कर रहा। आज का शो देखने का नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे परसों मुलाकात होगी लंदन टाइम शाम 6:30 बजे लाइव आपके साथ फिर जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर और पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के नए मुद्दों के साथ। उस वक्त तक डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।